सबसे पहला जो लेसन है, एंड इन्हीं लेसन्स में कई सारे ऐसी कमियां भी निकलेंगी जो कि हमें पॉइंट आउट करनी है. नथिंग इज परफेक्ट. सबसे पहले तो था कि गौतम गंभीर के अंडर क्लियरली बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है ऑलराउंडर्स पे, एंड मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट होने वाला है अगले 20 साल में क्रिकेट के लिए. तो मैं इसको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, चाहे उसमें 4 ऑलराउंडर टीम में खेलें चाहे 6 खेलें. जितने ऑलराउंडर्स आप डेवलप कर सकते हो और इन्हीं सीरीज में डेवलप करोगे और कहीं टाइम मिलेगा नहीं. राइट. तो उसके लिए अगर आप सीरीज हार भी रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमने देखा कैसे पहले 2 ओडीआईज में 8 बैटर और 6 बॉलर का टेम्पलेट था. लास्ट ओडीआई में आते आते 9 बैटर्स हो गए. आई थिंक वो बहुत ही क्लियर है. हाँ, मतलब ऑलराउंडर्स की अप्रोच आपको चाहिए ही होगी. एंड वी हैव डिस्कस्ड इन मेनी पॉडकास्ट बिफोर एज वेल कि T20s ओडीआई का भी फ्यूचर अल्टीमेटली वैसा ही जाने वाला है. जितने ऑलराउंडर्स होंगे टीम के अंदर उतना बेटर होगा. एंड दैट इज व्हाट आई थिंक वी ऑल एक्सपेक्टेड एज वेल. जीजी के अंदर ये चीज़ होगी. जैसे आईपीएल रहा था उसका, इट वॉज वेरी एविडेंट कि ही प्लेज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन द डेप्थ इन द स्क्वाड, डेप्थ इन द प्लेइंग 11, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग अंडर हिम. तो और वो डेप्थ जरूरी क्यों है? बिकॉज आपको जिस ब्रांड का क्रिकेट खेलना है उसके लिए डेप्थ होनी चाहिए, वरना आप सर्वाइव कर नहीं पाओगे. तो आई थिंक मैं इस पॉइंट के तो फुल सपोर्ट में हूँ. मुझे लगता है कि गौतम गंभीर ने ये एक पॉजिटिव चेंज लेके आया है. T20 में तो हमें काइंड ऑफ दिखना शुरू हो गया था राहुल द्रविड़ के अंडर, बट ये आगे जाते जाते ओडीआईज में भी ज़रूरी हो जाएगा. क्योंकि मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ओडीआईज जो है T20 का ही एक एक्सटेंशन बनता हुआ जा रहा है कि एक T20 को एक्सटेंड करके 50 ओवर तक खींच दो तो वो ओडीआई बन रहा है. पहले क्या होता था, टेस्ट मैच को छोटा करके जो मैच बनेगा उसको ओडीआई कहते थे. तो वो एक परसेप्शन में चेंज आया है, उसके लिए हम लोग को ही अडेप्ट करना पड़ेगा. ये अभी बाकी टीम्स में इतना नहीं हो रहा है. सरप्राइजिंगली इंडिया पहले कर रही है, इस रेवोल्यूशन को लीड कर रही है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ को. ओके. सेकेंड पॉइंट विच इज़ की हाँ बॉलिंग पे आते ज़रा. हमने कहा, कई लोगों ने कहा कि भाई देखो पेसर्स तो अच्छा नहीं करे, अर्शदीप को तो ड्रॉप ही कर दिया लास्ट मैच में, सिराज ने भी कुछ खास नहीं करा. राइट. जो मुझे लगता है सिराज की सबसे बड़ी हाईलाइट थी उस सीरीज की, वो थी जब 3rd ओडीआई में वो लड़ाई कर रहा था. उसमें भी उस मैच में उसने 1 विकेट लिया एंड पता नहीं 70-80 रन खाए उसने 9 ओवर. बहुत एक्सपेंसिव था. फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था भाई उसके चेहरे पे. नहीं, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा इस बात पे. मुझे लगता है कि इट वाज आल्सो टैक्टिकल मूव. क्लियरली रोहित शर्मा ने उसको नॉट दी होगी इस बात पे, वरना वो खुद अपनी मर्जी से तो ये सब नहीं करेगा. ओके. और वो सब जरूरी होता है, कई बार विकेट को निकालने के लिए बैट्समैन के दिमाग के साथ खेलना पड़ता है, स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है. तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने ये चीज़ करी. जब आप अपने बैट या बॉल के स्किल से आप नहीं इंड्यूस कर पा रहे विकेटें कि भाई पिच सपोर्ट नहीं कर रही है, तब ज़रूरी हो जाता है कि आप और भी बेहतर यूज़ करो जो कि रूल्स के अंदर अलाउड है. भाई कंट्री को जिताने के लिए जो करना पॉसिबल वो करना पड़ता है. तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को. पर वही उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट थी. ये एक बुरी बात है कि आपकी जो अल्टीमेटली आपके हाथ में जो बॉल है जिसको बातें करनी चाहिए वो नहीं कर रही थी. सेम विद वही कोहली का भी यही भी मारा ना कि डेथ स्टेयर्स इन द सीरीज 1 जब वो बैटिंग करते देता है एंड 50s इन द सीरीज 0. हाँ, उसके ऊपर भी चलो बात करते हैं अभी, कोहली के ऊपर भी. बट चलो ये पेसर्स की तो बात हो गई, मैं पता था कि इन्हें अंडर परफॉर्म करा है. हमें स्पिनर से भी कुछ खास नहीं करा है. मतलब सबसे बड़ी बात यही है. आई थिंक वही है कि मतलब श्रीलंका ने जैसे उनके बाद में कमेंट्स भी आए जिस लेवल के, ठीक शाना वगैरह, तो जैसे कमेंट्स आई होप दैट ही गेट्स बूड इन द आईपीएल. क्या करा? अरे कुछ वैसे ही कहा था कि आई नो उनका गेम अभी स्पिन के अगेंस्ट उतना खास नहीं है, पर सच है. हाँ, जो भी है बोल तो दिया उसने, बट आई होप कि कुछ रेपोकेशन होगा इस चीज़ का. बट रिगार्डलेस मतलब आई थिंक कि स्पिनर्स ने जो काम जितना अच्छा उन लोगों ने खेला है, श्रीलंका ने डेफिनेटली दे वर द बेटर टीम. बोथ बैटिंग, आई थिंक बैटिंग में भी जो उनकी अप्रोच थी स्पेसिफिकली, जिसके बाद में कॉमेंटेटर्स ने भी बोला था, आई थिंक आई हाईली अप्रिशिएट जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज का इंप्लीमेंट करके कितना अच्छा स्कोर खड़ा करा था. बट हाँ, हमारी बॉलिंग भी इवन स्पिन वॉज नॉट एज गुड एज देयर बॉलिंग. हमारा जो टॉप विकेट टेकर है वो वॉशिंगटन सुंदर है. उसने आई थिंक 5 विकेट लिए 3 मैच में. अभी हम लोग जब परफॉर्मेंस रिपोर्ट करेंगे तो मैं स्टैट्स एग्जैक्टली निकाल दूंगा. कुलदीप यादव कितने विकेट नहीं है, अक्षर पटेल कितने विकेट नहीं है. अब इसमें 2 पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकते हो. पहला पॉइंट ये कि भाई इंडिया की बार बार टॉस हार के पहले बॉलिंग आ रही थी और पिच सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा खराब हो जाती थी, ज़्यादा टर्न हो रही थी बैटर्स के लिए, तो तब स्पिनर्स हमारे अगर बॉलिंग करते हैं तो उनको और विकेट मिलते हैं. तो एक पॉइंट शायद ये हो सकता है. दूसरा पॉइंट ये कि शायद इंडियन बैट्समैन का जो स्पिन का जो लेवल है अभी खेलने का, वो भी एक पॉइंट आएगा आगे, वो अभी श्रीलंकन बैटर से भी खराब है. विच इज़ वाई शायद श्रीलंका के बॉलर्स अगर उतने अच्छे ना भी रहे होंगे लेकिन इंडियन बैटर्स उनको विकेट दिए हैं. ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है. मैं शायद इससे पूरा अग्री भी नहीं करता हूँ, बट ये 2 ही रीज़न हो सकते हैं आप सोचने के लिए अगर सोचना चाहो तो. और मुझे लगता है पहले रीज़न का थोड़ा बहुत तो है रोल.
अगर टॉस हम लोग जीत के हमारी बॉलिंग बाद में आ रही होती है, हम पहले बैटिंग करते, तो मुझे लगता है हमारे स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट तो ज़रूर मिलते, पर उसके बावजूद जितने हमने विकेट लिए पहले बॉलिंग करते हुए भी वो भी कम है। मुझे लगता है हमारे स्पिनर्स ने उस लेवल पे परफॉर्म करके नहीं दिया, क्योंकि इकोनॉमी तो पता सबकी बड़ी अच्छी है, 3.5-4 की है, पर बात वही है कि ऐसे पिचेस पे जहाँ पे लोग खेले वहाँ पे एवरेज स्कोर ही 240 का है, तो इतना तो एक्सपेक्टेड ही था। तो पेसर्स ने परफॉर्म नहीं करा सो नहीं करा, हमारे स्पिनर्स ने परफॉर्म नहीं करा। वो एक मुझे लगता है एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हमारे श्रीलंका में होते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं होने वाले, तो वहाँ पे फिर आप एक्सक्यूज नहीं दोगे ना कि चैंपियंस ट्रॉफी में टॉस जीत गए होते तो हमारे स्पिनर्स अच्छा कर लेते, तब तो हमें तैयार रहना पड़ेगा हर भी चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है वो एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। जब घर पे हमारी इंग्लैंड के साथ ओडीआई सीरीज होगी अगले साल, उसको भी बाद में 6 महीने हैं भाई। हाँ, अब तो बहुत टाइम, 2024 में और कोई ओडीआई नहीं है ना। हाँ, तो भाई इसमें भी भाई बड़ा यू कैन से थोड़ा क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट वही है कि ऑलरेडी वर्कलोड इतना ज्यादा है प्लेयर्स का कि मुझे लगता है T20 थोड़े काट देने चाहिए। हाँ भाई, मतलब 2 साल बाद है वो। चैंपियंस ट्रॉफी अभी आ रही है एंड मतलब 2 ओडीआई सीरीज हमें खेलने को मिली है। किसी के साथ भी चाहे कुछ नहीं होता तो अफगानिस्तान के साथ रख देते भाई, किसी भी टीम के साथ रख देते, बड़ी आसानी से आप 40 T20 की जगह 34 कर लेते और 3-3 ओडीआईस की 2 सीरीज और बीच में डाल देते। हाँ, डेफिनेटली हर 2 महीने में रेगुलर इंटरवल्स पे। पर चलो ठीक है, अब जो भी वो तो हमारे हाथ में है नहीं, पर ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा होने वाला है, अगर बुमराह जब भी आएगा वापस आएगा, अर्शदीप मुझे लगता है पहला बंदा होने वाला है जो बाहर होगा। गौतम गंभीर के अंडर छोड़ो, हमने राहुल द्रविड़ के अंडर भी देखा था वर्ल्ड कप में कि सिर्फ 2 ही पेसर्स खेल रहे थे और बाकी सारे ऑलराउंडर्स थे। वो मुझे लगता है वो सही तरीका है, वही रहना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये, शमी का एक्सपेक्टेड है शायद बांग्लादेश वाली सीरीज में वापस आ जाएगा। अभी जैसे आसार लग रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि स्टार्टर शमी होगा। ये पॉइंट बीइंग कि सिराज और अर्शदीप जो कि हमारे 2 मेन बॉलर्स थे इस सीरीज के, फास्ट बॉलर्स, वो दोनों शायद हमारी मेन टीम में स्टार्ट भी नहीं करेंगे। उसके बारे में क्या लगता है? सिराज से तो आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था एंड ऑब्वियसली अंडर डिलीवर्ड। ईदर वे आई थिंक पॉइंट वही है सिराज का भी कि एट दिस पॉइंट ऑल्सो बुमराह तो चलो स्टार्टर है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट इवन शामी और लेके चलेंगे तो ही इज राइट नाउ बेटर देन सिराज। ऑल्दो इट डिपेंड्स कि वो कैसे रिकवरी होके कैसे परफॉर्म करता है, हाउ मच टाइम ही टेक्स, ग्रांटेड नहीं ले सकते। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन दैट, बट एज ऑफ नाउ ऑल्सो अगर मुझे टीम बनानी है ना, आई हैव टू पिक बिटवीन शामी एंड सिराज, आई विल पिक शामी। सो मतलब मुझे लगता है कि ऐसे तो ग्रांटेड नहीं ले सकते भाई, पहले देखना पड़ेगा कैसी बॉलिंग कर रहा है। अरे फिर तो कुछ भी ग्रांटेड नहीं ले सकते। ऐसे तो सिराज का भी रिकॉर्ड अच्छा ही था श्रीलंका अगेंस्ट, तो नहीं तो हमने देख लिया ना, लेकिन हमें डेटाबेस तो चाहिए भाई। इंजरी के बाद अगर कोई बंदा है तो हम सीधा थोड़ी स्टार्ट करा दो। सिर्फ 3 मैचेस के बेसिस पे हम लोग थोड़ी कह सकते अब सिराज गंदा ही बॉलर हो गया। सिर्फ 3 मैच के बेसिस पे कहीं नहीं रहे। पिछला वर्ल्ड कप देख लो, पिछले वर्ल्ड कप में ही वाज वन ऑफ आवर वर्स्ट बॉलर्स। पिछले 1-2 साल से उसका फॉर्म काफी खराब चल रहा है। पिछले वर्ल्ड कप क्या T20 वर्ल्ड कप की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं भाई, याद करो। ठीक है, फिर तो मतलब हम लोग ये कह ही नहीं सकते किसी भी एंगल से कि अगर शमी इंजरी के बाद अपने लेवल पे है तो सिराज स्टार्ट करना चाहिए, बट शामी को हम लोग ग्रांटेड थोड़ी दे सकते हैं पॉइंट। मतलब ग्रांटेड नहीं दे सकते, बट अगर ये दिस इज जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच, अगर राइट इफ आई हैव टू पिक अ प्लेयर तो मैं उसको लास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो पकड़ूंगा, नहीं ये थोड़ी पकड़ूंगा भाई। अगर बंदा 1 साल के बाद ऑलमोस्ट इंजरी से आ रहा है, ओ भाई मैं ओडीआई टीम नहीं बना रहा हूँ बैठ के इंडिया की, तो मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। नहीं तो अबे तो हमें बात तो ओडीआई टीम की करनी है। मैं राइट नाउ अगर इफ आई हैव टू पिक ऑन द कैलिबर ऑफ द प्लेयर तो मैं कह रहा हूँ मैं शामी पकड़ूंगा, मैं थोड़ी जाके गौतम गंभीर के साथ तो मैं टीम बना रहा हूँ बैठ के रिटायरमेंट से ले आऊं, वो बात नहीं है। पॉइंट अभी ये है कि अगर कोई प्लेयर इंजरी से आ रहा है तो उसको हम लोग तुरंत थोड़ी टीम के अंदर डाल सकते हैं। ये गलती हमने ऋषभ पंत के साथ करी। हमें हर प्ले को एटलीस्ट एक डेटाबेस देना पड़ेगा। आई थिंक टेस्ट मैचेस जो भी होंगे उसमें हम टेस्ट कर सकते हैं उसको 1-2 टेस्ट मैचेस के लिए, बिकॉज बांग्लादेश जैसी टीम आ रही है। अब अभी वैसे हम लोग कहने को तो श्रीलंका से भी हार गए तो लाइटली किसी को नहीं ले सकते, बट बांग्लादेश जैसी टीम के अगेंस्ट हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं 1-2 टेस्ट मैचेस के लिए। इफ ही शोज प्रॉमिसिंग साइंस ऑफ कमिंग बैक टू द लेवल दैट ही वॉज इन द 2023 वर्ल्ड कप, तब मुझे लगता है कि उसको ले लो टीम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम ये कह रहे हो कि सीधा इंजरी से आती वो ले लो, तो आई थिंक वो सेट इधर 2023 वर्ल्ड कप ना भी हो, whoever performs better between सिराज एंड शामी will get picked, एंड वैसा ही होना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों साथ में टेस्ट मैचेस भी नहीं खेलेंगे शायद, अगर बुमराह खेल रहा है तो। हाँ, इंडिया में टेस्ट मैच हो रहा है तो तुम 3 पेसर थोड़ी खिलाओगे, मोस्ट लाइकली 2 ही खेलेंगे। तो मुझे लगता है बात वही है, आपको चॉइस देनी पड़ेगी। कुछ टेस्ट मैचेस के लिए शमी को खिला लो,
चाहे कुछ में सिराज को खिला लो, क्योंकि टी20 से भी टेस्ट कर सकते हो, शमी ने रिटायरमेंट थोड़ी लिया टी20 से, बट आपको पहले डेटाबेस चाहिए होगा फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। पता चले शमी को ले तो लिया, बट क्योंकि हमने 2023 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उसको 7 विकेट लेते हुए देखा था, पर अल्टीमेटली इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग तो फायदा क्या है। मुझे लगता है कि डेटाबेस चाहिए होगा, उसके बेसिस पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, बट मुझे लगता है कि आंखें खोल के रखनी चाहिए इस बात के लिए, वो नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट होने वाला है, जो कि शायद सबसे बड़ी डिबेट है इस पूरे पॉडकास्ट की, कि जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बो था वो जो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है। अभिषेक नायर ने भी कहा है कि भाई हम लोग जो सिचुएशन के हिसाब से देख रहे थे। मुझे लगता है जितने भी लोग, पहली बात तो आतुर हैं अपना ओपिनियन पब्लिकली सोशल मीडिया पे देने के लिए बिना रिसर्च करे हुए, अगर आप सारे इंडिकेटर्स और चेक बॉक्सेस को देखो, बहुत क्लियर है ये बात, और आपको वो सारे चेक बॉक्सेस पे रिसर्च नहीं करनी तो ना भी करो, आप सिर्फ इंटरव्यूज सुन लो कैप्टन की और कोचिंग स्टाफ की। इट इज़ वेरी क्लियर कि श्रीलंका में बॉल जितनी टर्न कर रही थी, उसके साथ साथ श्रीलंका के जो स्पिनर्स थे, राइट आर्म ऑफ स्पिनर भी है, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर भी है, राइट आर्म लेग स्पिनर भी है, सारी वैरायटी थी उनके पास। उसको टैकल करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन लगाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर कंडीशन में ये चीज़ करने वाले हैं। तो ये जो डिसीजन था, ये कंडीशंस को और उस कंडीशंस पे दूसरी टीम के बॉलर्स कैसी बॉलिंग कर रहे हैं उसको लेते हुए लिया गया था ये डिसीजन। तो इसको जनरलाइज कर देना कि गौतम गंभीर के अंडर तो वैसे ही होने वाला है, ऊपर नीचे ये वो होने कुछ भी हो सकता है, बट अभी जो हमारे पास जितना हमने मैचेस देखे हैं उसका रीजन पीछे यही था। तो उसका मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना हुआ बना क्यों रहे हैं। मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी रेगुलर अंडर गौतम गंभीर। भाई सिचुएशनल होगा ये सब। अगर सिचुएशन डिमांड कर रही है कि पिच पे ज़्यादा टर्न है और अभी जो है जो जिस बॉलर का स्पेल चल रहा है वो एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो आप एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भेजना चाहोगे। एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है तो भी आप एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को भेजना चाहोगे। हाँ, अगर एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर होता, जैसे असलंका है मान लो, तो उस टाइम पे आप भेज देते श्रेयस अय्यर को, बट जो उनके प्रायोरिटी बॉलर्स थे वो विलाले के टाइप के बॉलर्स थे, तो आपको भेजना पड़ेगा वैसे। एंड ये पता है अभी क्या था, कंडीशंस के चक्कर में हम लोग देख रहे थे कि सारी लेफ्ट हैंडर्स को ऊपर प्रमोट कर दिया जा रहा था। शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, वो नहीं देखने को मिलेगा हमें हर बार। पर मुझे लगता है कि एक लेफ्ट हैंडर तो कम से कम मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए, वो कमी को तो हमें देखना पड़ेगा। एंड ये चीज़ अब टाई अप होती है नेक्स्ट क्वेश्चन से, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज़ की जो ऋषभ पंत और केएल राहुल की डिबेट रही है, हमने ये लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस करा था कैसे अगर आपको पंत को टेस्ट करना है तो यही वाला मैच है। एंड आई थिंक वही इन लोगों ने भी सोचा होगा एंड इसीलिए पंत को खिलाया। केएल राहुल को बेंच करने का क्या सेंस था? एक लॉजिक ये है कि आपको अगर अक्षर पटेल, शिवम दुबे जैसे बंदे ऊपर भेजने पड़ रहे हैं, इससे अच्छा ऋषभ पंत को टीम में ले लो जो कि एक प्रॉपर बैटर है, विकेट कीपिंग भी करता है, एंड उसको ऊपर बैटिंग करा दो एज ए लेफ्ट हैंडर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सेंस बनता था। पर अब बात आती है कि क्या वो फंडामेंटली टीम में डिजर्व करता है रहना बिटवीन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत? अगेन आई वुड स्टिल से, एंड दिस इज माई ओपिनियन, आई थिंक लास्ट पॉडकास्ट में किसी ने कहा था भाई कि केएल राहुल पे विश्वास है, अब इस पे ही मैंने पॉडकास्ट देखना बंद कर दिया। मैं तो स्टिल कहूँगा इफ आई हैव टू पिक बिटवीन केएल राहुल एंड ऋषभ पंत, आई विल स्टिल से केएल राहुल, बिकॉज एट दैट पोजिशन आई ट्रस्ट हिम मोर। अगर ऐसी पिच, अगर देन अगेन चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हम लोग श्रीलंका में खेलते हैं, इफ वी गेट दिस काइंड ऑफ पिचेस, अगर विराट कोहली नहीं चलता, हु डू आई ट्रस्ट उसके बाद, जो कि उसकी जैसी सिमिलर इनिंग्स खेल के हमें मैच जिता सकता है? आई ट्रस्ट केएल राहुल मोर देन ऋषभ पंत। आई थिंक ऋषभ पंत का वैसी पिच पे आउट होने का ज्यादा चांस है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही टेक्स मोर रिस्क्स इन द गेम। सो राइट नाउ इवन उसकी विकेट कीपिंग में, मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ फ्लॉ, बट उसने जितनी वो कैजुअली उसने वो करने का, स्टंप आउट करने का ट्राई करा था, बहुत तेजी से हो सकती थी वो चीज। हाँ, नॉट आउट हो गया था उसके चक्कर में। आई एम श्योर रोहित शर्मा वुड हैव बीन वेरी एंग्री विद दैट, बट I don't think in general पंत के साथ कोई कीपिंग में प्रॉब्लम वही मैं कह रहा हूँ कि वो सिंपल वो चीज़ थी। एंड आई थिंक केएल राहुल में भी कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है इस टाइम पे, जब तक ओडीआई फॉर्मेट की बात है। आई डोंट थिंक ही इज एज गुड एज अ कीपर देन एज ऋषभ पंत। सो बैटिंग में आई ट्रस्ट मोर केएल राहुल, कीपिंग दोनों की सेम सी है। आई एम गोइंग विद केएल राहुल भाई। मुझे वही लगता है कि अगर केएल राहुल को आप टीम में ले रहे हो तो मतलब कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली वन डाउन आएगा, श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे होगा, नंबर 5 पे केएल राहुल, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, टॉप 6 सारे राइट हैंडेड होने वाले हैं। मुझे लगता है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ओके,
और उसके चलते हुए मुझे ये लगता है कि क्या टीम ऐसा सोच सकती है, ये क्वेश्चन है वैसे, कि अगर आपको केएल राहुल को ड्रॉप नहीं करना, आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप श्रेयस अय्यर को हटा के ऋषभ पंत को नंबर 4 पे खिला दो, पंत और केएल दोनों को टीम में रख लो। बिकॉज नाउ कमिंग टू श्रेयस अय्यर ऑल्सो, भाई श्रेयस अय्यर का वर्ल्ड कप वॉज मतलब द मोस्ट हिस्टोरिक वर्ल्ड कप बाय एनी इंडियन बैटर एट नंबर 4। युवराज ने भी 3 रन नहीं मारे थे 2011 में। पर श्रेयस अय्यर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो वर्ल्ड कप था नवंबर में पिछले साल। उसके बाद से उसने T20 में जो गिने चुने चांसेस हैं, चलो ठीक है, टेस्ट में कुछ नहीं करा, ओडीआईज में अभी तक कुछ नहीं करा है, आईपीएल में कुछ खास नहीं करा था, कैप्टनसी की बात नहीं कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर तुम्हें वो कंसिस्टेंसी का कॉन्फिडेंस देता ही नहीं है। कई लोग को लग रहा होगा कि मैं वो खुद ही को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज हमने खुद भी कहा था सीरीज शुरू होने से पहले कि अय्यर को स्क्वाड में होना चाहिए, एंड मैं अभी भी स्टिक करता हूँ इस बात पे। अगर ओडीआई के स्क्वाड आप बना रहे हो तो 2023 का वर्ल्ड कप जो कि लास्ट टाइम हुआ था उसी का डेटा लेके बनाओगे, या फिर उसके बाद जो साउथ अफ्रीका वगैरह की सीरीज होती, एंड उसमें श्रेयस अय्यर डिजर्व करता था आना। बट अब क्योंकि वो आ गया है, हम लोग देख रहे हैं कि भाई ऑलमोस्ट 7-8 महीने हो चुके हैं, देयर इज नो फॉर्म एट ऑल। तो हम लोग कब तक सिर्फ उस वर्ल्ड कप को अटैच करके लेके चलते रहेंगे? बिकॉज श्रेयस अय्यर इज नॉट रोहित शर्मा और विराट कोहली कि आप रेपुटेशन पे ले लो। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी वो खेल रहा है, T20 टीम में वो नहीं आएगा, टेस्ट टीम में क्या वो आना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। तो वो 6 महीने तक अब इंडियन टीम में होगा ही नहीं। आप मुझे ये कह रहे हो कि वो सीधा 6 महीने बाद दोबारा अब इंडियन टीम से खेलेगा और परफॉर्म करके दे देगा? ये एक बहुत बड़ा कॉल है कि आपको खिलाना कि नहीं खिलाना उसको। आई थिंक ओडीआई में भी पॉइंट वही है कि उसके साथ वाला जो प्लेयर है उसने खुद इस टाइम पे इंजरी के बाद से कितने ओडीआईस खेले, अभी एक ही तो खेलने को मिला ओडीआई, उससे पहले तक सारे T20 मैचेस ही चल रहे थे। लेफ्ट वाई बेसिकली जो होगा वो लेफ्टी कोटा की वजह से ही आएगा, क्योंकि डेटाबेस तो उसके लिए भी इतना कुछ खास है नहीं, प्लस वो इंजरी से वापस आया। श्रेयस अय्यर का आई थिंक इफ ही इज नॉट पिक्ड बिकॉज ऑफ दिस दैट ही इज राइटी, थोड़ा अनफॉर्चुनेट होगा वो चीज़। नहीं, वो तो हमेशा अनफॉर्चुनेट होता है। एंड गिवन कितना अच्छा उसने वर्ल्ड कप दिया था, देन अगेन आई नो कि वो 1 साल पहले था, बट उसके बाद ही हैज हार्डली प्लेड एनी ओडीआई मैच, उसके यही देखने को मिला है ना। वो टेस्ट टीम का पार्ट है ना, T20 में उसको लेने वाले हैं। T20 में तो अभिषेक शर्मा की जगह नहीं बन रही, श्रेयस अय्यर कहाँ से ले लोगे आप? तो अगर वो सिर्फ ओडीआईस खेलने के लिए है टीम इंडिया में, अब भाई आपको फिर बहुत गिनती के चांसेस मिलेंगे, आपको उसमें प्रूव करना पड़ेगा। अगर आप उसमें भी प्रूव नहीं कर रहे, श्रेयस अय्यर की स्ट्रेंथ थी स्पिनर्स। मुझे लास्ट टाइम बता दो श्रेयस अय्यर ने स्पिनर्स को कब डोमिनेट करा? 2023 वर्ल्ड कप के बाद, राइट? कब करा था? ना टेस्ट मैचेस में जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी उसमें स्पिनर्स को डोमिनेट कर पा रहा बंदा, ना अभी यहाँ पे हो रहा है, ना आईपीएल में हुआ है। तो ये कहने को तो हाँ ही इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ स्पिन, बट वो आ नहीं रही ना वो चीज़। तो उसके हिसाब से तो जैसे विराट कोहली का मैं पता है कि अभी स्पिन के स्ट्रगल कर रहा है, बहुत क्लियर कट वो केस है। श्रेयस अय्यर की स्ट्रेंथ है ये, जहाँ पे श्रीलंका में मैचेस हो रहे थे, आप अपनी स्ट्रेंथ पे फेल कर रहे हो, वो बहुत बड़ा इशू है। तो उसमें कोई क्यों नहीं कहेगा कि ऋषभ पंत को या फिर केएल राहुल को ऊपर चांस दो अदर दैन श्रेयस अय्यर? मेरे को तो बस ये क्वेश्चन है। वुड यू पिक ऋषभ पंत ओवर श्रेयस अय्यर राइट नाउ? आइडियली तो दोनों को ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो बंदा फॉर्म में उसको लो, और फॉर्म में इनमें से कोई है नहीं। पर बात वो भी होती है कि आप सिर्फ 1-2 मैचेस के बेसिस पे फॉर्म थोड़ी जज कर लोगे। राइट। आपने किसी पे 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट किया तो उसको ट्रस्ट तो करोगे ही ना। इसलिए मेरा ये कहना है कि आई थिंक ये लोग स्क्वाड में तो जरूर होंगे, बट प्लेइंग 11 में ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेस किसी की भी जगह नहीं बन रही भाई अभी। मतलब मेरा बस ये कहना है कि चलो ऋषभ पंत तो एक ही मैच खेला अभी, 6 रन बनाए, हालांकि ऋषभ पंत का भी कुछ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है नहीं। केएल राहुल का पिछले 1-1.5 साल में मिडिल ऑर्डर में पूरी दुनिया में बेस्ट रिकॉर्ड है। ओके, तो अब आप उसको 2 मैचेस के बेसिस पे तो निकालोगे नहीं। आइडियली उस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो केएल राहुल का बनता है खेलना ओवर ऋषभ पंत, बट श्रेयस अय्यर नीड्स टू गिव मोर कॉन्फिडेंस भाई। मतलब केएल राहुल को जो तुम भी कह रहे हो कि मुझे ज्यादा रिलायबल लगता है, वो क्योंकि बिकॉज ही कंसिस्टेंटली स्कोर्स, राइट, चाहे वो जितनी भी रन मारे, जितना भी स्लो खेले, बट मारता है। श्रेयस अय्यर के साथ वो चीज़ नहीं है। चल गया तो भाई चल गया, अब वो कब चलेगा वाली बात। जैसे रोहित शर्मा एक टाइम पे था। मतलब मैं तो खुद चाहता हूँ श्रेयस अय्यर खेले, बट मैं कैसे डिफेंड करूँ भाई? फेयर एनफ। मतलब हाँ, इस टाइम पे अगर इन दोनों का देखा जाए तो दोनों की कायदे से जगह नहीं बनती, बिकॉज दे बोथ आर नॉट इन गुड फॉर्म। बट हाँ, अगर ऋषभ पंत आता भी है तो भी आप ऐसे कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि श्रेयस अय्यर वुड नॉट हैव प्रूव्ड विद हिज परफॉर्मेंस। तो भाई आप इंस्टिंक्ट पे जा रहे हो, इनमें से किसी ने भी इतना कुछ करा नहीं है। एंड मैं वही कहूँगा, किसी के पास एक्सक्यूज नहीं है बोलने का कि जब कोहली और गिल और इन सब लोगों ने इतने कम रन मारे तो अय्यर को क्यों जज कर रहे हो? बिकॉज ये सारे लोग अकाउंटेबल हैं। अगर अक्षर पटेल आपकी सीरीज का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है,
तो आप लोग एज अ बैटर क्यों नहीं रन मार पा रहे? कोई एक्सक्यूज नहीं है इस बात का। तो मुझे लगता है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था। एंड दिस टाइज अप टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव, कि जो इंडियन बैटर्स की वीकनेस रही है अगेंस्ट स्पिनर्स, ये हम लोगों ने टेस्ट मैचेस में पिछले 7-8 सालों से हम लोग जब से बेसिकली वो सचिन वाली जनरेशन गई है, उसके बाद से हमने उभरती हुई देखी थी, पिछले 7-8 सालों में बहुत ज़्यादा देखने को मिली हमें। एंड अब वो चीज़ हमें ओडीआईज में भी देखने को मिल रही है। मुझे यही लगता है बस कि हम जो हमारा बचपन से अपब्रिंगिंग होती है यहाँ पे, हम लोग स्पिनर्स को खेलना बड़े अच्छे से जानते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग वो बहुत ज़्यादा भूल चुके हैं खेलना। एंड वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। मुझे लगता है वही गौतम गंभीर का पहला ये वो है लॉस है सीरीज़ का, रोहित शर्मा के अंडर एक सीरीज़ हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बायलैटरल है, वो सब बातें सही हैं, लेकिन जो गलत है उसको कॉल आउट करना जरूरी है। और गलत वो बहुत क्लियर है कि इंडियन बैटर्स स्पिन को नहीं खेल पा रहे भाई। ये बहुत बड़ा लेसन है इस सीरीज का। रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच में कहा भी था कि अगेंस्ट स्पिन हमें जैसा खेलना चाहिए था हम वैसा नहीं खेल पाए। इवन जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट था जो रोहित शर्मा के बाद फॉलो हुआ, जितने भी प्लेयर्स थे, दे डिड नॉट एग्जैक्टली फॉलो हिम उस सेंस में। एंड पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप हमारा अच्छा गए इसलिए था क्योंकि वी वर्कड एज अ टीम। वहाँ पे आप ऑब्वियसली देयर विल बी इंडिविजुअल्स जिनको आप पॉइंट आउट कर सकते हो, लाइक रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन लोगों के हिस्टोरिक कैंपेन्स गए थे, बट वो दोनों कैंपेन भी इसलिए फुलफिल हो पाए, इसलिए फ्रूटफुल हो पाए बिकॉज पूरी टीम ही एज अ यूनिट काम कर रही थी। एंड दैट वाज बिकॉज जैसा भी रोहित शर्मा ने ओपनिंग दी उसके एवरीबडी फॉलोड इन दैट डायरेक्शन। यहाँ पे वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली एग्जैक्टली, एंड दैट इज वाई जो रिजल्ट देखने को मिला हमें वही देखने को मिला। सो हाँ, राइट। और ये चीज़ आप कैसे इम्प्रूव करोगे इतने कम स्पैन ऑफ टाइम पे? बिकॉज अब चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड में हो रही है या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो रही है कि थोड़ी फास्ट पेसिंग विकेट्स मिलेगी, या फिर इंडिया में ही होती है कि पाटा विकेट बना दो एकदम। अगर ऐसी जगहों पे होने वाली है, पाकिस्तान में होता तो कोई इशू नहीं होता, पर हमें खेलना ही नहीं पाकिस्तान में, वो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे भी पाटा विकेट ही मिलती है मोस्टली। श्रीलंका में तो भाई घुमा देंगे यार, एंड हम लोग को ये सीखना पड़ेगा। एंड मुझे लगता है इससे सबसे बड़ा लेसन कैप्टनसी कि थोड़ा चढ़ के खेलना पड़ेगा आपको। अगर आपको लग रहा है कि बॉलर डोमिनेट कर रहा है, आपको अपने आउट ऑफ द वे जाके अपने फुट मूवमेंट से, अपने ट्रिगर मूवमेंट से थोड़ा डराना पड़ेगा उसको, थोड़ा ब्रेव शॉट्स लेने पड़ेंगे, चांसेस लेने पड़ेंगे। कई बार पुल ऑफ नहीं होगा, जैसे शुभमन गिल ने 30 ओडीआई में जो करा है वो पुल नहीं हुआ पुल ऑफ, एंड उसका भी क्रिटिसिज्म अलग है। बट मुझे लगता है वो इंटेंट हमें दिखाना पड़ेगा, सिर्फ रोहित शर्मा पे नहीं आ सकता वो इंटेंट। जब टाइम टफ है ना तो आपको थोड़ा चढ़ के खेलना ही पड़ता है, चाहे वो इससे स्पिनर्स की बात नहीं है, वो अगर पेसर्स पे भी होगा तो भी करना पड़ेगा। तो थोड़ी दिलेरी और चाहिए हमें। एंड दिस नाउ कम्स टू द लास्ट पॉइंट विच इज, मुझे लगता है किसी ने कॉमेंट्स में बोला था, एंड बहुत अच्छा पॉइंट था डिबेट के लिए, मैंने उस टाइम पे रिप्लाई नहीं किया था, मैं सोचा था इसको पॉडकास्ट में कवर करेंगे। जिसने भी करा था भाई शॉट आउट टू यू, कि एक कमेंट में पूछा था किसी ने कि यार क्या तुम लोग को लगता है कि रोहित शर्मा को जिस तरीके से वो खेल रहा है बहुत मज़ा आ रहा है सबको, एंड बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है उसका टीम में, बट चेजेस के टाइम पे उसको पूरा मैच फिनिश करने के लिए खेलना चाहिए। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज आपका इनिशियल थॉट होगा कि हाँ करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।